नाउ लेट्स स्टार्ट। वजन कैसे कम होता है? वेट कम करना खुद को सजा देना नहीं है कि जब मेरा वजन कम हो सकता है आपका क्यों नहीं हो सकता। तो रोजाना अपना पेट देखेगा, यार पेट तो अंदर नहीं जा रहा, पेट तो अंदर नहीं जा रहा, मेरा पेट तो अंदर नहीं जा रहा। दिस इज माई वेट लॉस जर्नी डॉक्यूमेंट्री। आज की ये वीडियो 26 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ उसमें से बहुत सारी चीज़ें तैयार करके लिखवा कर इसका एक स्क्रिप्ट बनाकर हमने तैयार की और मेरे सामने मेरा टेलीप्रॉम्प्टर भी है और ज़ाहिर सब कुछ उसी के मुताबिक बयान नहीं होगा। अपने ख़यालात, अपने जज्बात मज़ीद इसमें मैं ऐड करूँगा। मुख्तलिफ मौक़े पर इस्लामी भाइयों ने इस बात पर उभारा कि आपकी जो वेट लॉस करने की जो जर्नी है उस जर्नी को आप रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन सोचता रहा कि नीयत क्या हो। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। पहली नीयत तो मेरी ये बनी कि अल्लाह की रज़ा के लिए करूं, क्योंकि इसमें मैंने नीयत की कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर खाई का इसमें पहलू मुझे नुमाया नज़र आया। और हदीस पाक में दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। फिर एक हदीस पाक पेश नज़र रही, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर इंसान वह जो दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचाए। एक और हदीस जो सेहत के ताल्लुक़ से मेरे पेश नज़र रही कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, कि दो नेमतें ऐसी जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, एक सेहत और दूसरी फुर्सत। तो सेहत को हदीस में कई जगहों पर बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। हत्ता कि यहाँ तक बयान किया गया है कि सेहतमंद मोमिन कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। जो वेट लॉस करना है महज इसलिए नहीं कि आप स्मार्ट नज़र आएँ और ख़ूबसूरत नज़र आएँ, आपका जो जिस्म का अंदाज़ है वो अट्रैक्टिव हो जाए, महज एक यही नीयत करने से कोई ख़ास फ़ायदा हो ये ज़रूरी नहीं है। असल नीयत तो ये बनती है कि मैं सेहतमंद रहूं ताकि मैं अपने रब की इबादत पर कुव्वत हासिल कर सकूं। और यह बदन जो कि खुद मेरे पास मेरे रब की अमानत है, इसको मैं अल्लाह पाक की इबादत के लिए और दीगर जो मुझ पर हक हुकूक हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, उसे सही तौर पर अदा करने के लिए मैं अपने जिस्म के अंदर सेहत पाऊँ। इस तरह की आप काफ़ी अच्छी नीयतें करके जब इस मकसद की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और बकिया जो फ़ायदे हैं वो तो हासिल होते रहेंगे। तो मैंने कहा पहले आज की इस वीडियो की जो नीयत बनती है वो नीयत मैं आपके साथ शेयर करूं और आप भी प्रैक्टिकली जर्नी की तरफ आएँ, इस सफ़र की तरफ आएँ, तो आपके पेश नज़र भी नीयत का होना बहुत अहमियत रखेगा। ज़ाहिर पूरा करने के बाद भी अगर सवाब ना मिले तो ये एक महरूमी सी बात है ना, महरूम हो जाता है बंदा। तो ये तो मेरी इब्तदाई एक डिस्कशन थी जो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप ख़ुद को देखते हैं, सोचते हैं और आपके जहन में एक बात आती है कि ये मैं अपने जिस्म के साथ, अपने बदन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरा ये अमल मुझे सेहतमंद रखेगा या बीमार करेगा? मैं भी उन्हीं लाखों लोगों की तरह था जिन्होंने अपने घर में वेट स्केल रखे और रोज़ाना की बुनियाद पर वेट स्केल पर खड़ा हो जाता, अपना वज़न करता, मगर देखता 97 से 98 से सेंचुरी पूरी हो गई, 101, 102, परेशान होता मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा वेट वज़न बढ़ क्यों रहा है। रोज़ाना इस उम्मीद पर खड़ा हो जाता कि शायद वज़न आज कम होगा, मगर ये पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैंने वेट स्केल पर खुद को 106 केजी का जब मैंने पाया, मैं कहा ये होगा क्या मेरा। अच्छा एक बात बता दूं, मैं कोई ऐसा ओवर ईटिंग पर्सन नहीं हूँ, मैं पहले था। मुझे मेरे साथ खाने पीने और जानने वाले जानते थे कि वो भी ये कहते थे, इमरान तुम खाते तो इतना ज़्यादा नहीं हो, फिर तुम्हारा वज़न क्यों बढ़ जाता है। शायद मैंने दोनों बातें आपके मतलब की हैं। वेट स्केल आपके पास भी है, वेट स्केल पर आप भी खड़े रहते हैं, वज़न नीचे भी नहीं आ रहा होता, सोच आ भी रहे होते कि मैं ऐसा क्या खाता हूँ, मैं ऐसा क्या पीता हूँ।
रोज़ाना इस उम्मीद पर वेट स्केल पर खड़ा हो जाता हूँ कि शायद वज़न कम हो जाए, लेकिन वज़न है कि कम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा होता है। और मैं ओवर ईटिंग भी नहीं हूँ, नॉर्मल खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वज़न है कि बढ़ रहा है। आपका भी ये मसला है, मेरे साथ भी यही मसला था। असल मसला ये नहीं था कि मैं ओवर ईटिंग पर्सन नहीं था, असल मसला ये था कि क्या नहीं खाना और कब नहीं खाना, इसका शऊर नहीं था। और जब इसका शऊर आया और जब बात समझ में आई, असल प्रोसीजर फिर शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो मैं इस वक्त 81 और 82 केजी के दरमियान में हूँ। 82 आप समझे, फिर 81 भी टच कर लेता हूँ। डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि मेरा वेट कितना होना चाहिए तो फिर BMI वगैरह के ज़रिए इस बात को देखा गया। BMI बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स, यानी आपकी जो बॉडी है उसका जो पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक फिर एक अच्छा डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपका जो वेट है वो मिनिमम मैक्सिमम इतना होना चाहिए। ये ज़रूर आपको चेक करना है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। मुझे फिर डॉक्टर ने एडवाइस की कि आप 85 से नीचे मत आइएगा। 1-2 केजी का मार्जिन उन्होंने भी रखा था, तो मैंने भी नियत की कि मैं 82 और 85 के दरमियान में रहने की कोशिश करूं। 2-3 किलो का तो मार्जिन वैसे रखना चाहिए, कभी भी कोई सी आइटम सामने आ गई तो आजमाइश हो सकती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करो रहमत है, उस रब का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस वक्त 82 के अंदर ज़्यादातर मूव कर रहा हूँ और कभी कभी 81 भी टच हो जाता है। अब मैं आपके सामने वो सारी बातें रखने की मैं कोशिश करूँगा, वेट को कम करने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन ये मेरी शुरू की तमहीद, ये शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं उलझनों की वजह से अपने वेट को कम नहीं कर पाते, जो मैंने शुरू में आपके साथ बयान किया है। तो ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, ये इंशाअल्लाह ताला आपको मेंटली तौर पर इस बात पर तैयार करेगा और मुझे ये कहने पर आमादा कर रहा है कि जब मेरा वज़न कम हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। नाउ लेट्स स्टार्ट। वज़न कैसे कम होता है? ये एक लाइफ स्टाइल की चेंजेस, मुसलसल कोशिश और लर्निंग जर्नी की वीडियो है। यूँ समझिए आप कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाते हैं, मुसलसल कोशिश करते हैं और एक सीखते 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 आखिरकार आप उस मकाम को पहुंच जाते हैं जो शायद आप चाहते हों। मगर होता तभी है जब अल्लाह की मदद, उसकी रहमत आपके शामिल हाल होती है। हिम्मत तभी साथ देती है जब अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो। तो अल्लाह पाक की रहमत और उसके करम से जब काम होता है तो फिर वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। वज़न कम करना सिर्फ शक्ल और सूरत का मसला नहीं होता, ये असल में सेहत का मसला होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बयान किया। जब आपका वज़न बढ़ जाता है, जिस्म पर बोझ बढ़ जाता है। अब मैं आपको वज़न के बढ़ने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बयान करता हूँ। पहले जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम शायद वज़न कम करने की तरफ जाएंगे नहीं। जब आपका वज़न बढ़ता है, जब आप ओवरवेट होते हैं, ओवरफेट होते हैं, तो जिस्म पर बोझ बढ़ जाता है, थकन और सुस्ती का आपको एहसास होने लगता है। कभी कभी आपका सांस भी फूलने लग जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इबादत में भी आजमाइश होती है। आपको रुकू करने में, सजदा करने में, जलसे में बैठने में, यानी 2 सजदों के दरमियान बैठने में, फिर सुन्नत के मुताबिक खाना खाने में, इस तरह दीगर इबादत के ताल्लुक़ से एक समझिए कि दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और साथ साथ अगर आपकी उम्र बड़ी हो रही है तो याद रखिएगा कि जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। लॉजिकल बात है, जब हड्डियां कमज़ोर होंगी तो उस पर वेट कम होना चाहिए या ज़्यादा? डेफिनेट कम होना चाहिए। ये एहसास मुझे होता रहा कि मेरी उम्र तकरीबन 57 ईयर
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सारे के अगर ज़िंदगी है तो ये आगे जाती रहेगी। और वेट था कि वो बढ़ रहा था। अब उम्र का बढ़ना ये वेट का बढ़ना नहीं होगा। उम्र जैसे बढ़ेगी तो वेट को आपको रिड्यूस करके उसको आपकी बॉडी के मुताबिक लाना होता है। एक तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक एहसास होता है जो आपको इस वेट नीचे लाने पर मजबूर करता है, उभारता है। तो जब वेट बढ़ता है तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मेडिकल इश्यूज भी आपके सामने आते हैं। वेट के बढ़ने से सम टाइम आपकी शुगर, क्योंकि वेट के साथ साथ फैट भी बढ़ता है, आपकी शुगर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपका बीपी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, आपका यूरिक एसिड प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, आपका ट्राइग्लिसराइड प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें भी वेट गेन होता है तो फिर ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ चलना शुरू हो जाते हैं। गोया कि आपकी जो डेली रूटीन है जो लाइफ की, वो किसी हद तक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए भी वेट कम करना और वेट को नॉर्मल, यानी वेट, जब हम वेट कम करने की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जो वेट आपकी बॉडी के लिए सूट करता है वो वेट है। ना उससे ज़्यादा कम होना चाहिए कि इससे भी वीकनेस हो जाएगी, ना ज़्यादा होना चाहिए कि इससे और बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा दीगर बीमारियों से बचने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर अंदाज पर लाने के लिए और ख़ुद अपने आप को पुरसुकून करने के लिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको अपने वेट को रिड्यूस करना ही पड़ता है। तो ये मैंने कहा वज़न कम करना क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने चंद बातें आपको बयान करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर एक बात ये आपको अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने कोई क्रैश डाइट नहीं की। यानी क्रैश डाइट का होता है कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक नॉर्मल अंदाज में और इजी चीज़ों को नीचे लाना शुरू किया। और बेसिक ये है कि अपनी सोच को बदलना ज़रूरी था। यानी वेट कम करना खुद को सज़ा देना नहीं है, अपनी आदतों को बदलना है। तो आदत जब बदलेंगे तो वो कुछ और है, सज़ा देंगे तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अब होता ही है कि जब आप वेट कम करने की तरफ जाते हैं तो शुरू में वज़न कम होता आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू लेकर चल रहे होते हैं, मुसलसल लेकर चल रहे होते हैं, तो फिर आपका वेट नीचे आना आपको महसूस हो रहा होता है। और चूँकि शुरू में आपको वेट नीचे आना महसूस नहीं होता, लिहाजा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 माह लगते हैं, आपको महसूस होता है कि अब मेरा वज़न नीचे आ रहा है। जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मैं वेट नीचे लाने लगा मेरा वेट आ ही नहीं रहा था नीचे। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। मेरे साथ जो इस्लामी भाई थे, मैंने उनको भी कहा कि यार ये वेट स्केल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। यहाँ डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर जो लोग वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इनका होता ही है कि वो पेट देखकर अपना वेट घटाते हैं। वो रोज़ाना अपना पेट देखेंगे, यार पेट तो अंदर नहीं जा रहा, पेट तो अंदर नहीं जा रहा, मेरा पेट तो अंदर नहीं जा रहा, अल्लाह। और यहाँ पर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक तो 2 से 3 माह लगते हैं आपको रिजल्ट नज़र आने में। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फ़ौरन आपने घुमाई और वेट नीचे आना शुरू हो गया। इसमें इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है, जहद मुसलसल बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2 से 3 माह बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और आप चूँकि बार बार अपना पेट देखते हैं, तो एक बात मैं आपको यहाँ समझाता चलूँ, ये जो फैट ख़त्म होना है ना, इसमें पेट की बारी सबसे आखिर में आती है। आपके चेहरे का थोड़ा फैट गिरेगा, आपके शोल्डर का थोड़ा फैट गिरेगा, आपके बाजू का थोड़ा फैट गिरेगा, आपकी बैक पर, आपकी थाइस पर, आपकी दीगर बॉडी के हिस्सों से आहिस्ता आहिस्ता फैट निकलना शुरू होगा। और जो थोड़ा आधा किलो, 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो नीचे आना शुरू होगा। आखिर में बारी आती है पेट की, जिसको आप बेली कहते हैं। बेली फैट ऑलमोस्ट सबसे आखिर में रिड्यूस होता है और उसके बाद फिर आपको फ़र्क आना नज़र आता है। तो इसको वक्त लगेगा। और बेली फैट में भी पहले लोअर बेली फैट, फिर अपर बेली फैट की बारी आती है। जब आपका वेट नीचे आता है, फिर बारी आती है पेट की,
इसको लगते हैं चंद महीने। जल्दबाजी से काम ना लें। आपने कौन सा किसी मुकाबले में हिस्सा लेना है? मैंने किसी मुकाबले में नहीं जाना था, मेरे पास कोई जल्दी नहीं थी। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे पास कोई जल्दी नहीं थी। ये अपने आप से गुफ्तगू की जाती है कि यार पेट तो नीचे नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो मैं खुद से ये बात करता था कि इमरान, तुझे कौन सा मुकाबले में जाना है? कौन सा 4 महीने के बाद है कोई मुकाबला जिसमें आपको शिरकत करनी है? जिंदगी है तो टाइम ही टाइम है। इजी इजी इजी, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जब रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, जब मैं 102 पर आया, मुझे थोड़ी होप पैदा हुई। फिर मैं 101 पर आया, मुझे फिर एक और उम्मीद पैदा हुई। फिर मैं 100 पर आया, मुझे और उम्मीद हुई। जब मैं 99 पर आया तो यकीन माने अब ऐसा लगा अब नहीं रुकना। ये मैं आपको अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा जब भी वेट कम हुआ, मैंने वेट स्केल पर खड़ा रहा और मेरा वेट 1 किलो 2 किलो यानी 1 केजी 2 केजी कम हुआ, जब भी मेरा वेट कम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके फ़ौरन बाद अपने रब के आगे सजदे शुक्र अदा किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर मैं कहूँ कि मैंने जब जब वेट कम होता गया, मैंने हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा किया और अल्लाह पाक से इस्तिकामत की दुआ की, तो ये गलत नहीं होगा। पर होता तभी जब अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत अता फरमाता है। तो अल्लाह पाक इस्तिकामत देने वाला है, तो आप भी सद्दे शुक्र को ले लें, हर वक्त सद्दे शुक्र अदा करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। मेरे वेट के नीचे आने में खुद को देखना, अपने बॉडी के बारे में गौर करना, जहाँ ये चीज़ें शामिल थी, अमील सुन्नत की दुआएं, ये चाहते थे कि मेरा वेट कम हो, इन चीज़ों से बचूं जो वेट बढ़ने की वजह से बंदे के साथ हो जाती हैं। तो आप मुझे वक्तन फ़वक्तन बड़ी हिकमत भरे अंदाज से तंबी फरमाते रहते हैं, इमरान वेट नीचे लाएं, समझाते। और भी हमारे अहले मोहब्बत है जो कभी ना कभी अच्छे अंदाज से समझाते, तो इनका समझाना भी फ़ायदा देता रहा। किसी सूरत मुझे वेट नीचे लाने की कोशिश करनी है, तो ये भी मेरी जर्नी का एक हिस्सा रहा है। अब मैं चलता हूँ आपके वज़न कम करने की तरफ, कि आप अगर वाकई वज़न कम करना चाहते हैं तो जो कुछ मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपने जब भी कोई स्टेप लेना है, अपने डॉक्टर के मशवरे से ही लेना है, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप कदम मत उठाइएगा, आपको आसानी हो सकती है। तो अब मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस मज़ीद जो वेट कम करने के ताल्लुक से था वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मगर इससे पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले दिनों कहीं इस मौजू पर बात हो रही थी, तो लोग इस मामले में काफ़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई कहता है कि वज़न कम करने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है, कोई कहता है वज़न कम करने के लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, कोई कहता है वज़न कम करने के लिए डाइट ज़रूरी है, यानी खाना पीना। अब चूँकि मतलब मैं अपना एक प्रैक्टिकल आपके सामने रख रहा हूँ, किसी वीडियोस पर या किसी थ्योरी को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, ना किसी वीडियो या थ्योरी के ताल्लुक से मैं को अपने कमेंट देने की कोशिश करूँगा। एक जो अपनी ज़ात पर जो चीज़ इम्प्लीमेंट की और जो मैंने इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखा, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगरचे वर्जिश से आपके बदन को फ़ायदा होता है, अगरचे वॉकिंग से भी आपके बदन को फ़ायदा होता है, ये चीज़ें भी आपके फ़ैट को रिड्यूस करने और वेट को रिड्यूस करने में मददगार साबित होती हैं। मगर ये इसकी जो परसेंटेज है वो आप इसको 80-20 समझिए। 80 या इससे ज़्यादा परसेंटेज डाइट की है, कि आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पीने को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आप वॉकिंग भी रखें 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सकती है आप उसको भी कंटिन्यू करें। ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी आपके वेट को नीचे लाने और आपको फिट रखने में। इस तरह हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज होती हैं उसको भी, हम जैसा आदमी तो जिम तो नहीं जा सकता, तो थोड़ी बहुत एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेरे दोस्त, उनसे मैंने कुछ गाइडलाइन ली थी, तो हल्की फुल्की सी इन्होंने कुछ इंडोर कमरे के अंदर कुछ आप ऐसी हल्की फुल्की वर्जिश कर लें, मगर उसको डेफिनेटली हम कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं था, और ना वॉकिंग को इतना कंटिन्यू करना आसान था। मगर इसके फ़वाइद अपनी जगह हैं, मगर 80%, मोर देन 80% जो मैटर करती है वो आपकी डाइट मैटर करती है। एक बात याद रखें, वज़न बढ़ता यहीं से, वज़न घटता भी यहीं से। आपके मुंह के ज़रिए वज़न बढ़ता है, आपके मुंह के ज़रिए वज़न घटता है।
और मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स मैं वैसे ही इतनी ज़्यादा नहीं पिया करता था, मगर कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी भी लेते थे। जंक फूड कहें, ब्रोस्ट है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इस तरह की चीज़ें कोई रेगुलर तो होती नहीं थी, लेकिन कभी ये भी ले लिया करते थे। फ्राइज़ वगैरह भी कभी आ गई तो ले ली, रेगुलर कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी थी, क्योंकि वेट तो ज़्यादा था ही। तो अब इन चीज़ों का थोड़ा बहुत भी लेना इफ़ेक्ट तो कर रहा था। तो अब होना यह है कि जब मैं इस जर्नी की तरफ आया, वज़न कम करने की तरफ आया, तो फिर ये ज़हन बना कि कोल्ड ड्रिंक्स अब बिल्कुल नहीं पीनी। जंक फूड जिसमें ब्रोस्ट, बर्गर, पिज़्ज़ा, मज़ीद तली हुई चीज़ें, फ्राइज़, ये बिल्कुल नहीं खाना। फिर एक और चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक लगा के बेकर आइटम लेनी ही नहीं है, बेकरी का आइटम। फिर वाइट चीनी इसको छोड़ दिया, वाइट ब्रेड इसको छोड़ दिया, गैर ज़रूरी स्नैक्स जो होते हैं उसको भी छोड़ दिया। अगर ये बहुत ज़्यादा आसान ना था, मगर अल्लाह पाक ने आसानी पैदा फरमा दी कि पहले जब भूख लगती थी तो बिस्किट मंगवा लिए, चाय मंगवा ली, दूध वाली, चीनी वाली, और कभी केक खा लिया, इस तरह की चीज़ें ले ली, सैंडविच खा लिए। हाँ, पेटिस भी आता था तो ले ही लेते थे, पापे भी ले लेते थे, पापे, टोस्ट, रस्क इसको जैसा आप इंग्लिश में कहते हैं, वो भी ले लिया। वो तो खा लेते थे, बिल्कुल भिगो कर खा लेते थे। तो ये चीज़ें ले लेते थे। और अब जब भूख लगती है और कुछ खाने का दिल करता है, तो अब ये रस्क, बिस्किट, सैंडविच, केक, पैटिस, इस तरह के आइटम खाने के बजाय फ्रूट खा लेते हैं, केले खा लेते हैं, चीकू खा लेते हैं, सेब खा लेते हैं, या इस तरह का और सीजनल फ्रूट खा लेते हैं। जब मैं आपको रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, इस वक्त तरबूज का मौसम है, तरबूज खा लिया, तरबूज अच्छा फल है, तो यूँ सीजनल फल ले लिए। तो अगर आप आना चाहते हैं इस लाइन में, तो आपको भी इस तरफ आना होगा। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने रखी, उसको छोड़ा। इब्तदान मैंने चावल भी छोड़े, और जो हमारे यहाँ नॉर्मल जो फाइन आटे की जो रोटी होती है उसको भी मैंने खाना छोड़ दिया। अच्छा, जब मैंने उसको छोड़ा तो अब कहता यार रोटी भी नहीं खाएंगे, चावल भी नहीं खाएंगे तो खाएंगे कैसे। तो मेरी लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा कि मुझे राई ब्रेड ने बड़ा सपोर्ट किया, जो यूरोप में बनती है, यूरोप में मिलती है, यूरोप में ईजी मिली, इसके अलावा कहीं मुझे ये मिली नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो उससे काफ़ी मुझे सपोर्ट हुआ। वो पेट में ज़्यादा देर तक रहती भी थी, हैवी भी थी, और आपके डाइट प्लान के लिए बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ें फिर आना शुरू हुई, तो ये सफ़र मेरा शुरू हुआ। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि इमरान, तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया तो फिर लिया क्या? वो क्या चीज़ें थी जो आपने ऑल्टरनेट में चीज़ें ली जी? जितनी चीज़ें छूटी थी, इससे ज़्यादा चीज़ें मेरे मील का और मेरे खाने का हिस्सा बनती चली गई। मैं पहले अर्ज़ कर दूं, ये बहुत आसान नहीं होता। मैं मेहमान हूँ, मेहमानों के लिए चावल कितने इम्पोर्टेंट है ये मेहमान समझते हैं, लेकिन जब आपको एक काम करना है और अल्लाह की तौफीक से आगे बढ़ना है, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। अपना डाइट प्लान को सिंपल करने की कोशिश की। मुझे जिन चीज़ों ने बहुत सपोर्ट किया उसमें बॉयल्ड एग्स हैं, उबले हुए अंडे, वेजिटेबल सूप अल्हम्दुलिल्लाह घर में बनता रहा, सलाद पत्ते हैं और दीगर जो सब्जियां हैं, जब बॉयल्ड चने जिसमें लोबिया भी है, वाइट चने भी हैं, उनको बॉयल करके खाना। फाइन आटे की रोटी छोड़ दी थी, और रोटी भी कार्ब भी ज़रूरी था। मल्टीग्रेन रोटी को मैंने अपने खाने का हिस्सा लिया। इसी तरह राइस भी खाने शुरू किए, मगर कंट्रोल्ड राइस, बहुत कम तादाद में। अपनी डाइट प्लान को मैनेज करने की कोशिश की, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैनेज होती चली गई। बॉइल्ड राइस के साथ साथ ग्रिल्ड खाना ये भी साथ लिया, यानी ग्रिल्ड खाना भी मेन्यू का हिस्सा बना, बारबेक्यू भी मेन्यू का हिस्सा बना। तो यूँ इस तरह आहिस्ता करते 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 चॉइस सामने आती गई, और चॉइस का ये आलम था कि अब ये परेशानी ना आ रही कि खाना क्या है। यूँ समझिए कि आप स्विच हो रहे होते हैं। मैं पहले अर्ज़ कर दूँ, डाइट सज़ा नहीं है, सिर्फ सोच का बदलना है। आप अगर खुद को सज़ा देंगे तो फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। वज़न कम करना है, खुद को सज़ा तो नहीं देनी। अंडा फ्राई जिसको कहते हैं, तला हुआ अंडा, इसमें अगर आप सब्ज़ी डाल के खाएंगे ना तले हुए अंडे में,
और उसको बहुत बहुत कम चंद कतरे तेल के, वो भी ऑलिव ऑयल ले लें, उसके साथ आप लें तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत किफ़ायत कर जाएगा। मेरी इस जर्नी में जो एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो मेरी लाइफ रूटीन है। आम लोगों की रूटीन लाइफ सुबह 7, 8, 9 बजे शुरू हो जाती है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अब मेरा जो सोने का जो पीरियड है वो फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर तक सोने का पीरियड है। अब खाने का जो स्केड्यूल बनेगा वो ज़ोहर की नमाज के बाद से खाना शुरू होगा, और अब सोना सुबह फजर में 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं। अब क्या करें? तब उठने के बाद जो पहला खाना है वो नाश्ता हो गया, जिसको आप रात का खाना कहते हैं, वो एक तरह से लंच का एक हिसाब किताब बन गया। और अब रात के 2 बजे 3 बजे भी आपको भूख तो लगेगी, जब आप 9 बजे 8:30 9 बजे 9:30 बजे रात को खाएंगे ईशा की नमाज के बाद जनरली, तो आपको फिर फजर तक चूँकि जागना भी है, सारे आपके रूटीन है, आपके मामूलात ही कुछ इसी तरह के हैं, आपको मशवरे भी करने हैं, जो भी एक एक्टिविटीज़ होती हैं और दीगर और भी काम होते हैं दुनिया और आखिरत के, तो वो आपने करने हैं। तो अब रात को तकरीबन 2-3 बजे भी आपको एक तलब तो होगी। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था कि अब क्या करें। तो हुआ ये कि जब कुछ वेट कंट्रोल होना शुरू हुआ तो फिर इसको हम लाइफ स्टाइल ईटिंग प्लान की तरफ में ले गया। मुशावरे से सारे काम होते रहे। लाइफ स्टाइल ईटिंग प्लान वो क्या था? उठने के बाद नमाज ज़ोहर वगैरह पढ़कर अब मैंने एक मल्टीग्रेन की रोटी, एक अंडा तला हुआ जिसको मैंने कहा, साथ ग्रीन टी पी ली। ज़्यादातर मैंने ग्रीन टी को फोकस किया, कभी कभार चाय भी पी ली तो भी कोई वो नहीं है, मगर वाइट शुगर नहीं। ये हो गया। मगरिब के बाद, असर के बाद कुछ अगर दिल करे तो फ्रूट ले लिया, या आपने बॉईल करवा लिए अपने उबले हुए अपने लोबिया और चने वगैरह बॉईल करवा के ले लिए, उससे भी माशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल गया। अब रात का जब खाना खाना है तो उसमें कोशिश करनी है कि आप अगर राइस थोड़ा लेना चाहते हैं, कंट्रोल राइस, प्लेट पूरी भरी हुई नहीं हो, तो कभी चावल ले लिए, घर का सालन पका हुआ था वो ले लिया, ग्रिल्ड चीज़ें ज़्यादा ले ली, बारबेक्यू टाइप का सेका हुआ ज़्यादा ले लिया। इन तमाम तर खाने से पहले कोशिश मेरी ये होती थी कि मैं उबली हुई सब्जी का सूप पीऊँ, या मैं कोई वेजिटेबल चीज़ खा लूँ, सैलेड खा लूँ, क्योंकि फाइबर जब आपके मैदे में पहले जाता है तो वो आपको फ़ायदा देता है। फिर उसके साथ आप फ्रूट ले लें, खाना फिर एंड में खाएं, तो आपका जो मैदा है उसके अंदर जितनी गुंजाइश हो तो आप डाल चुके, अब वो कितना खाएगा। मगर वो चीज़ें आपने डाली जो आपका वेट और फैट दोनों बढ़ाने के बजाय आपको एनर्जी दे रही है। अब जब ये डाइट आप मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको ये ज़रूर देखना होता है कि आपने इसमें प्रोटीन की मिकदार भी संभालनी है, आपने इसमें फाइबर भी लेना है, आपने इसमें कार्ब भी लेना है, और दीगर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है आपने उसके मुताबिक अपनी डाइट को प्लान करना होता है। शुगर मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई नहीं, बीपी का अल्लाह शुक्र है मुझे कभी मर्ज हुआ नहीं, अल्लाह की करोड़ करोड़ रहमत है। मगर मेरा यूरिक एसिड ये समझे कि बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका था, 7 पॉइंट समथिंग बॉर्डर लाइन है, और इससे थोड़ा आगे निकल गया था, और वो कंटिन्यू मेरा हाई रहने लगा, नीचे नहीं आता था यूरिक एसिड। मगर डाइट की वजह से आज जब मैं आपसे बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूरिक एसिड मुकम्मल नॉर्मल है, 5 पॉइंट समथिंग मेरा यूरिक एसिड हो गया। और ये कह सकता हूँ मैं कि ये कई सालों के बाद ये मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल हुआ विदाउट एनी मेडिसिन, जस्ट ओनली डाइट को फॉलो करने की वजह से। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल मेरा साल से 200 250 इवन के 275 तक, और इससे भी कभी ज़्यादा हुआ। अब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना ये भी एक काम तो है, एक तरह समझेंगे ज़्यादा था मेरा कोलेस्ट्रॉल, और ये साल से ये रूटीन थी, कभी 20-25 नीचे आ जाएगा, 20-25 ऊपर चला जाता। लास्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2026 में जब मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 153, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट कोलेस्ट्रॉल रिज़ल्ट आया। आज जब मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर ऑलमोस्ट 82-83 के आसपास है। अल्लाह पाक की करोड़ रहमत है। ये मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बारक अल्लाह कहिएगा, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप जब इस तरह की कोई बात बयान करते हैं तो नज़र लगने का अंदेशा भी रहता है। आपको बताने की मेरी नीयत ये है कि जो इस तरह के मुख्तलिफ बीमारियों का, अमराज का शिकार हैं,
उनके लिए इसमें यह है कि अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं, अपने वेट को नीचे लाते हैं, तो आपकी ये चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। मैंने ब्लड के जो हेमोग्लोबिन और इस तरह के जो आई थिंक सीबीसी उसको कहते हैं, मैं कहने कभी वो टेस्ट नहीं करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार वो भी टेस्ट करवाए, जो कि 6-7 टेस्ट होते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नॉर्मल आप कह सकते हैं, अल्लाह पाक की करो रहमत से। और जब भी इस तरह का होता है मैं अमीर सुन्नत को भेजता हूँ, इनसे दुआएं लेता हूँ और सद्दा शुक्र अदा करता हूँ। और मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, आप ऐसे मौके पर हमेशा सद्दा शुक्र अदा क्या करें और सेहतमंद रहना है, ताकि अपने रब की अच्छे अंदाज से इबादत कर सकें और दीगर हुकूक की अदायगी भी अच्छे अंदाज से हो सके। अब यूँ कहें कि बेसिकली मैंने खाना तो नहीं छोड़ा, अपनी खाने की चॉइस चेंज कर दी, और ये मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा मुझे इसका फ़वाइद हासिल हुए। अच्छा, अब रात को 2:30-3 बजे खाने की तो हाजत तो रहती है, क्योंकि 9-9:30 बजे खाना खाया था। सोना फजर के बाद है, और अगर पेट में कुछ जाएगा नहीं तो हो सकता है शुगर लो हो जाए, हो सकता है नींद में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये चीज़ें भी केयर तो करनी है ताकि आपको नींद प्रॉपर आ जाए। पहले क्या था कि पहले रात को 2:30-3 बजे जो भी घर में नॉर्मल खाना होता था, जैसे मेरी ये प्रैक्टिस होती थी कि मैं जाता था, फिर फ्रिज खोल लिया, चावल थे या सालन था या वाइट ब्रेड थी या कुछ और चीज़ें थी, वो निकाली, वो मैंने बिल्कुल खाना खाया, जिसको खाना खाना कहते हैं। ये वो मिस्टेक थी जो मैं करता रहा। अब ये मिस्टेक मत कीजिएगा। डाइट एक डिसिप्लिन का नाम है, कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, ये समझना है बस। अब क्या करता हूँ मैं, अब ये करता हूँ कि अब रात में अगर भूख लगती है, दही और पानी वाली नमकीन लस्सी ले ली, एनर्जेटिक है, नारियल का पानी का भी ले लिया, एनर्जेटिक है। अगर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह है, बादाम वगैरह है, तो कुछ वो ले ली। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप अपने साथ रख लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये, तो अब आप देखिए कि ये आप खाना तो ले रहे हैं, चीज़ें तो खा रहे हैं, तो इसने भी वेट कम करने में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, इन चीज़ों ने भी। एक और चीज़ जो वेट करने में मददगार रही, वो कैलोरीज का एक हिसाब किताब था। अब नॉर्मली हम जैसी रूटीन जिसकी होती है, उसको 2200 से 2500 तक की कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। मेरा जो कैलोरीज का जो चार्ट बनता था, वो चार्ट ऑलमोस्ट 1500 टू 1700 कैलोरीज तक बनता था। कभी 1800 कैलोरीज हो गई, 250-300 कैलोरीज वहाँ हो गई, तो 400-500 कैलोरीज वहाँ हो गई, मुख्तलिफ मील्स के हिसाब से। आप इसको मज़ीद इस पर देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो टोटल मिलाकर 1500-1700 के आसपास कैलोरीज बन जाती थी, और मैं तकरीबन 500-700 डेफिशिएट कैलोरीज को पर अमल करता था कि मेरी इतनी डेफिशिएट होगी, ताकि हफ्ते में कहीं किसी वक्त कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ आ गई तो ले लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। जी हाँ, टेंशन ना लें। अगर आप थोड़ा वेट अपना कंट्रोल करने में कामयाब हो गए, फिर आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ करें, परहेज़ ना छोड़ें, मगर वो जो आपकी कंट्रोलिंग थी उसको सामने रखते हुए। फिर कभी कभी आपको भी ऐसी चीज़ ले लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके वेट को इतना इफ़ेक्ट नहीं करती। ये जो मैंने आपको अपनी रूटीन बताई, इसकी वजह यह है कि अपनी रूटीन को तब्दील करने के बजाय अपनी रूटीन के साथ डाइट को एडजस्ट करना, ये मुझे फ़ायदा दे गया। वरना मैं कंफ्यूज रहता कि अब क्या करूं, किस वक्त क्या खाऊं, किस वक्त क्या नहीं खाऊं। हो सकता है ये बात भी आपको फ़ायदा दे। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरी इस पूरी जर्नी का हिस्सा रहा। वो है ड्यूरिंग द ट्रेवल, जो आपको वेट रिड्यूस करने के जो चैलेंजेस आते हैं, आप उसको कैसे फेस करते हैं। क्योंकि कई लोग इस वजह से वेट रिड्यूस नहीं कर पाते कि उनका सफ़र रहता है। जी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। मेरा हर थोड़े दिनों के बाद सफ़र है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफ़र है, तो कभी आउट ऑफ पाकिस्तान सफ़र है। अब ज़्यादा सफ़र में तो उस तरह का अरेंजमेंट तो नहीं होगा जैसा कि होना चाहिए। अच्छा, फिर अल्लाह की तौफीक शामिल आ रहे तो मक्के पाक का सफ़र है, तो मदीना मुनव्वरा का सफ़र है, बगदाद मुअल्ला का सफ़र है, इराक़ का सफ़र है, मुक़द्दस मकामात का सफ़र है, ये अलग सफ़र है। फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई घर का खाना मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। अब आपने क्या करना है, अल्लाह की रहमत ये रही कि मेरी डाइट जर्नी शुरू ही सफ़र में हुई, और उसमें मावीन मददगार भी अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है। यहाँ पर आपने जिस चीज़ पर फोकस करना है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जी, ये मेरे साथ हुआ। जब वेट रिड्यूस हुआ किसी हद तक, अब जब सफ़र शुरू हुआ तो टेंशन ये था क्या रमज़ान, अच्छा इसी में रमज़ान मुबारक की भी आमद हुई। आपको पता है रमज़ान है, समोसे पकौड़े का। तो अब ये भी टेंशन था कि अब ये माह रमज़ान में वेट बढ़ गया तो क्या करूँगा,
सफ़र में वेट बढ़ गया तो क्या करूँगा। मक्के पाक और मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी भी, तो वहाँ तो तंदूर की रोटियाँ और बाहर का खाना तकरीबन ज़्यादातर होता है, वहाँ वेट बढ़ गया तो क्या करूँगा। अब इसको आप भी फेस कर सकते हैं, हो सकता है ये टेंशन आपको भी हो। तो अब मैं आपके सामने इसका हल बयान करता हूँ। आपने वो चीज़ें छोड़ देनी जो वेट बढ़ाती हैं। रूटीन का खाना आप आए, प्रेशर ना लें। आप प्रेशर लेंगे अपने ऊपर, आपकी डाइट जर्नी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रेशर ना लें। अब आपने करना क्या है, आपने सफ़र में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, इससे तो आपके खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आपने फ्राइज़ नहीं खाने, आपने कम से कम तला हुआ खाना, फ्राई जिसको कहते हैं, फ्राई जिसको जंक फूड कहते हैं, आपने उससे अवॉइड करना है। आप सालन लें, सालन मिल जाता है, सब्ज़ी ले लें, दाल ले लें, दीगर कोई ऐसी ग़िज़ाएँ, फ़िश ले लें, रोटी से खा लें, मिक़दार कम रखें। वेट बढ़ाने वाली, फैट बढ़ाने वाली चीज़ों को छोड़ दें और जो नॉर्मल खाना है उसकी मिक़दार थोड़ी कम करें। उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलें। बेकर्स आइटम ना लें, बिस्किट्स ना लें, ये सब ना लें। और इन सब से बचकर अगर आप अपना ये सफ़र शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आपका वेट बढ़ना तो दूर की बात है, इंशाल्लाह या तो वो बराबर रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा। और ये मैं आपको वो बात बयान करूँ जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिकल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी जर्नी के दौरान बगदाद शरीफ का सफ़र भी हुआ, इसी जर्नी के दौरान दीगर ममालिक का सफ़र भी हुआ, और साथ साथ मक्का पाक का भी सफ़र हुआ, मदीने मुनव्वरा का भी सफ़र हुआ, पंजाब का भी सफ़र हुआ। ये सारे सफ़र अल्लाह की रहमत से हुए, मगर मेरे रब की रहमत ऐसी शामिल आ रही कि जब मैंने वेट किया अपना उस सफ़र के बाद, तो वेट या तो उतना ही रहा या इससे कम हो गया, बढ़ा नहीं। और इस पर मैंने फिर अपने रब के हुजूर सद्दा शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने करम किया। मैंने इतना सीरियस लिया इस वेट कम करने को, क्योंकि ये ज़रूरी है। जी हाँ, ये पोर्शन ज़रूरी है कि आपको सीरियस होना है। और मैं इतना सीरियस ले चुका था इसको कि आपको शायद यकीन आए ना आए, जब मैं पाकिस्तान के बाहर मैंने सफ़र किया तो मैं अपने वेट स्केल को साथ ले गया। यार वहाँ वेट स्केल नहीं मिलेगा और मेरा वज़न बढ़ गया तो वेट स्केल साथ ले गया। अब वेट स्केल का भी मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरली तौर पर वेट स्केल का ये है कि जो माहिरीन कहते हैं, जब आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं हफ्ते में एक बार वेट करें, क्योंकि ये आपको डिमोटिवेट नहीं होने देता। अपने वेट को चेक करने के लिए वेट स्केल घर में ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें थ्योरी मुख्तलिफ हैं। एक थ्योरी ये है कि आप हफ्ते में एक बार वेट चेक करें, मगर मेरा मामला थोड़ा मुख्तलिफ रहा। मैं रोज़ाना वेट चेक करता था। इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आप डिमोटिवेट हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे डेली वेट चेक करने ने मुझे मोटिवेट किया, चैलेंज दिया कि मैं वेट करता था। अगर थोड़ा बहुत भी वज़न डिसबैलेंस हो रहा होता तो बस आज ये कर लेना, ये कर लेना है, थोड़ी वॉक बढ़ा देनी है और खाने में ये एहतियात करनी है, वगैरह वगैरह। इतना मैं इस हवाले से सीरियस हुआ। जी, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो शायद आप वेट कम नहीं कर सकेंगे। इसको मैं सीरियस ले चुका था कि बाकायदा मैंने अपने आउट ऑफ कंट्री सफ़र में वेट स्केल भी साथ रखा था। अगर वज़न बढ़ गया तो क्या करूँगा। इस कदर अपने जहन पर सवार करना पड़ता है। प्रेशर नहीं है, संजीदगी है। जैसा आप और ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, लेकिन अब नॉर्मली आप बाहर जाते हैं तो आपको वेट स्केल अवेलेबल हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिल ही जाती हैं। मुझसे पूछा गया था कि आप वेट स्केल कैसा पसंद करते हैं, तो मैंने कहा मैं तो डिजिटल वेट स्केल को प्रीफर करता हूँ, जो आपको बाकायदा इस प्रॉपर वेट बताता हूँ। खैर मैंने अपने पास 2 वेट स्केल रखे हुए हैं, दोनों डिजिटल हैं, और दोनों पर मैं वेट चेक आज भी करता रहता हूँ ताकि मामला डिसबैलेंस ना हो जाए। एक बड़े ही दानिशमंद और अहले इल्म साहब से मेरी बात हुई वेट कम करने के ताल्लुक से, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप खाने पीने में अब इतना सीरियस क्यों हो गए हैं कि भाई ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, अब ये लूँगा तो यूँ हो जाएगा, ये लूँगा तो यूँ हो जाएगा, और इतना आप क्यों कॉन्शियस हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए हाफ़ज़ा कितना ज़रूरी है। क्या बहुत ज़रूरी है। वो वाकई
अक्लमंद भी हैं, चीज़ें याद भी रहती हैं और बहुत शार्प मेमोरी है उनकी, जिनसे मेरी बात हो रही थी। तो क्या बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो आपके याददाश्त या आपके हाफजे को इफ़ेक्ट करे? कहा नहीं। तो मैंने कहा बस यही स्टोरी है। मैं हर उस चीज़ के खाने से अब बचता हूँ, डरता हूँ जो मेरे वेट को इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि क्या ना, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर कैसे पाया। वक्त लगता है, तकरीबन 11 महीने से ऊपर हो गए और एक वक्त था कि मुझे लगा था कि शायद मैं अपना वेट कम नहीं कर सकूँगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी फीलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकूँगा। पर देख देख कर दिल जलता था कि क्या हो गया। मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम, एक ऐसे स्टेज पे मैं पहुंच गया कि एक वक्त तक अमीर रसूल फरमाते थे इमरान वज़न कम करो, और आज फरमाते बस अब जितना कम होना है सही है। मेरे लिए ये किसी भी एप्रिसिएशन नोट से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करोड़ों करम है। मैं एक और बात आपसे शेयर करूं अपनी इस जर्नी, जो एक सफ़र रहा वेट कम करने का। अब ये सफ़र जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। जी हाँ, याद रखिएगा, वज़न कम करना अगरचे मुश्किल है, मगर ये आपकी फाइनल मंजिल नहीं है। असल काम उस कम वज़न को मेंटेन करना है, क्या वो वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। और कईयों का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने वज़न कम तो किया मगर फिर दोबारा उनका वज़न बढ़ गया। वजह, परहेज़ ख़त्म कर दी। इसको आप इसमें एग्जाम्पल से समझें। जब आप बीमार होते हैं तो दवाई और परहेज़ दोनों साथ चल रहा होता है। जब आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है तब दवाई छोड़ते हैं, परहेज़ नहीं छोड़ते। अगर आप परहेज़ भी छोड़ देंगे और बद परहेज़ी की तरफ जाएंगे तो बीमारी लौट कर आती है। राइट? जब आप डाइट यूज़ करते हैं, जब आप डाइट प्लान की तरफ जाते हैं तो और काफ़ी खुद को आप खींच कर रखते हैं, तो वो इस वजह से रखते हैं कि आपका जो वेट है वो आइडियल हो जाए और एज पर बॉडी आपका वेट हो जाए। याद रखिए, एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा फैट को आपने फोकस करना है, ना कि ओनली वेट और फैट को। एक वेट भी बदन का इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इतना फैट होना भी बदन का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है? तो अब आप चूंकि वेट को और फैट को आपने फोकस किया कि एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा फैट खत्म करना है, जब वो आपकी जो कहते हैं कि टारगेट अचीव्ड, देन आपने अब एहतियात करनी है। अब आपने परहेज खत्म नहीं करनी, यानी आपने अब उन चीजों की तरफ लौट कर नहीं जाना और उन्हें अपनी रूटीन का और आदत का हिस्सा नहीं बनाना जो आपका वेट बढ़ा देते। जी हाँ, जब आपका वेट कंट्रोल हो जाता है ना, फिर आप कभी कभी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई ऐसी आपने चीज़ खा ली जो नॉर्मली आपके वेट को बढ़ाती रही है, तो वो कभी कभी से फ़र्क नहीं पड़ता। याद है कि एक आध की डाइट में, खाने पीने में अगर कोई बेहतियाती हो गई, या इस तरह की कोई आपने आइसक्रीम के स्पून्स ले लिए, या इस तरह कोई आपने और खाने की ऐसी चीज़ें ले ली, तो एक दो दफ़ा का खाना आपके वेट को इफ़ेक्ट नहीं करता। ये पैशन रखें आप, कंफ्यूज ना हो कि यार अब मैं कुछ भी नहीं खा सकूंगा, ऐसा नहीं है। अब ले सकेंगे, उसको रूटीन में ले लीजिएगा। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में कोई एक दफ़ा दावत वगैरह में गए, कोई ऐसी चीज़ खा पी ली, नॉर्मल है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रहा हूँ। तकरीबन 6-7 महीने जब मेरे डाइट को हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक वेट मेरा कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद चंद चीज़ें मैंने रिलीज़ की और उसके बाद मैंने इसको चेक भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक का दफ़ा का इस तरह का खाना पीना ये आपको इफ़ेक्ट नहीं करता कि आपने नेक्स्ट डे वही अपना परहेज़ का स्केड्यूल रखना है, पूरा हफ्ता आपने वही अपनी एहतियातें रखनी है। फिर एक आध दफ़ा कभी कोई ऐसी चीज़ खा पी ली, वो भी कम मिकदार में, तो इंशाल्लाह आपका वेट कंट्रोल रहेगा। तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ। अब मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जब परहेज़ की तरफ, डाइट की तरफ आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब इसके दो तरीके होते हैं। या तो बाहर से अपना डाइट प्लान तैयार करते हैं या घर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे घर से सपोर्ट मिला और मेरा मैक्सिमम जो डिपेंड रहा वो मेरे घर का किचन रहा।
वहीं से मेरे लिए डाइट की चीज़ें तैयार होती रहीं, ग्रिल चीज़ें तैयार होती रहीं, और वेजिटेबल सूप तैयार होता रहा, जो बॉयल एग थे वो तैयार होते रहे, इसी तरह सैलेड तैयार होता रहा, और मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार होती रहीं। वाइट शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल भी रहा। ये पिसा हुआ गुड़ आपके सामने है, गुड़ है ये। तो क्योंकि शुगर से, अल्लाह का शुक्र है, शुगर से तो बचे हुए थे, तो फिर भी कम मीठा तक शुगर हो ना जाए। तो इसी तरह उठने के बाद सबसे पहले, आज तक भी ये रूटीन है नॉर्मली, कि उठने के बाद नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीना, और अगर शहद मुयसर है तो शहद ले लिया, वरना ना लिया तो भी राइट है। तो निहार मुंह में पहले ये पीता, और आज तक ये जारी, जब भी खाने पर आएंगे तो पहले मैं ये पानी पीऊँगा। इसी तरह मल्टी ग्रेन की रोटी ये मेरी घर पे बनती रही, और इस तरह तकरीबन जो मेरा ये सारा सिलसिला था घर से बनता रहा। घर से आपको साफ़ सुथरा खाने को मिलता है, नंबर 1, घर वालों को भी फ़ायदा होता है, नंबर 2, आपका बजट कंट्रोल रहता है, नंबर 2, बाहर का खाना शुरू करेंगे आपका बजट आउट हो जाएगा। आप बोले कि जेब को संभालो कि वेट को संभालो कि फेट को संभालो। घर का अगर आपने सिस्टम रखा और घर वालों का सपोर्ट मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो अल्लाह पाक की करोड़ा करोड़ रहमत के तकरीबन 11.5 माह गुजरने के बाद आज अल्लाह पाक की करम से तकरीबन 24-25 के आसपास जो केजी रिड्यूस हुआ। देखिए, ये कोई मतलब कि वो जादुई चीज़ नहीं होती, ये एक सफ़र है सब्र और इस्तिकामत का। फिर ये अगर आप गौर कीजिएगा, और जो मैंने आपकी ये वीडियो बना कर दी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा वज़न कम हो सकता है, आपका वज़न भी कम हो सकता है। आपको हिम्मत करनी है, संजीदा होना है। अब एक और टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लीजिए, अब आपके लिए कोई एक आसान सा फार्मूला मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब भी करें डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा। पहले तो ये ज़हन नशीन रखिए कि सब कुछ एक दिन में तब्दील नहीं होगा, इतनी जल्दी तब्दील नहीं होगा। आप इसके हिस्से बना लें। अब सुनिए, 1 महीने में आपने क्या करना है। आपने 3 चीज़ें पहले छोड़ दें, ठीक है? 3 चीज़ें छोड़ सकते हैं। नंबर 1, फास्ट फूड छोड़ दें। नंबर 2, बेकर्स आइटम छोड़ दें। और नंबर 3, सोने से 4 घंटे पहले खाना छोड़ दें। 1 माह आप इसकी रूटीन बना लें। आज आप वेट करें, आपका वेट कितना है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। नंबर 1, फास्ट फूड छोड़ दें, जिसको जंक फूड कहते हैं। नंबर 2, बेकर्स आइटम छोड़ दें। बेकर्स आइटम में सब आ जाता है, मिठाइयाँ वगैरह, ये निम्को, बिस्किट, केक, सब आ जाता है बेकर्स आइटम में, याद रखिएगा। आपने जंक फूड छोड़ा, जंक फूड में आपके ब्रोस्ट भी आ जाएंगे, आपका बर्गर भी आ जाएगा, आपका पिज़्ज़ा भी आ जाएगा, इस तरह की दीगर आइटम्स भी आ जाएंगी, याद रखिएगा। तीसरी चीज़ आपने छोड़नी, वो सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाना छोड़ दें। मैदे को एम्प्टी कर दें, मैदे को सुकून से रहने दें। फिर जो आपने उठकर नॉर्मल नाश्ता करना होता है घर का, वो करें। 1 माह, जस्ट ओनली 30 डेज आपने इस रूटीन को लेना है। आज वेट चेक करें, जो 3 चीज़ें मैंने छोड़ने का कहा है उसको छोड़कर देखिए। फिर 1 महीने के बाद आप वेट कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका वेट कम हुआ या नहीं हुआ। इवन कि आपको 15 दिन में आपको वेट रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और ये आपको बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ से आपको आगे रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप छोड़ दें और घर का सादा खाना खाएं। फिर आप देखिएगा आपका वेट नीचे आता कि नहीं आता। वज़न कम करने के लिए चंद चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, जिसकी वजह से हिम्मत हार जाते हैं। नंबर 1, नींद पूरी लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका वज़न प्रॉपर कम नहीं होगा। नींद पूरी करना किसे कहते हैं? कम से कम 7 घंटे आपने लेटना है, सोना है। अगर नींद नहीं भी आती, आप अपने बदन को आराम दें। नॉट
लेस देन 7 आवर एंड नॉट मोर देन 8 आवर्स। ये प्रिंसिपल याद रखें। ज़िंदगी को एक बेहतर रूटीन पर लाने के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस को बाकी रखने के लिए, मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए और बहुत सारे दीगर इश्यूज से बचने के लिए और साथ साथ अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। 7 घंटे कम से कम आपने नींद लेनी है, आराम करना है, नंबर 1। अब आप उसको पार्शली करते हैं या आप उसको 1 गो स्लीप के तौर पर लेते हैं, इट्स योर ऑप्शन। ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर है, नंबर 1। सेकंड, जो कई लोग इसको भी मिस कर देते हैं जिसकी वजह से वेट कम नहीं हो पाता, पानी की मिकदार सही करें। इससे मेरी मुराद कम से कम 8 से 10 गिलास पानी। अगर आपकी मेहनत ज़्यादा है, मुशक्क़त ज़्यादा है, तो आप उसको 12 गिलास कर दें, लेकिन 8 से 10 गिलास से कम आप अपने आप को ना लाएं। याद रखिए, पानी प्यास लगने पर ना पिएं, पानी वक्त होने पर पी लें। अगर आप 12 घंटे या 14 घंटे जाग रहे हैं तो हर 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना आपकी एवरेज बन जाएगी। तो 1.25 घंटे के अंदर अंदर आपने 1 गिलास पानी पी लेना है, और इस तरह आप लेंगे तो आप तकरीबन सोने से पहले पहले 8 से 10 गिलास या कम ज़्यादा गिलास पानी पी लेंगे, जो कि आपकी बॉडी को हर हवाले से बीमारियों से बचाने के लिए, परेशानी दीगर बचाने के लिए, मेंटली स्ट्रेस से रोकने के लिए, दिमाग पर प्रेशर आता है इसके लिए, और बहुत सारी चीज़ों कंट्रोल होने के साथ साथ ये पानी की मिकदार आपके वेट को भी नीचे लाएगी इंशाअल्लाह। वेट लूज करने के दौरान एक बात बड़ी डिस्कवर हुई मुझे, एक वर्ड मिला, फेक हंगर। आप कहेंगे ये फेक हंगर कौन से नई आइटम लेकर आया है इमरान? जी हाँ, ये फेक हंगर है। यानी आपको भूख का एहसास तो होगा, बट वो भूख नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है। मैदे को नॉर्मली से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं, वो बोलता है मुझे दो, आप उसे पानी दे दें तभी भर जाता है। बाज़ औक़ात पानी की हाजत होती है, आपको लगता है कि खाने की हाजत है। आप मैदे को पानी देकर भी मुतमईन कर सकते हैं, आप मैदे को ग्रीन टी पिलाकर भी मुतमईन कर सकते हैं। और आप करके देखिएगा, ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कुछ खाने का दिल कर रहा है, आप 2 गिलास पानी पी लें, आपका मैदा बोलता आपको नॉर्मल हो गया। तो इसको भी ज़रा देख लीजिएगा, कहीं इस धोखे में ना आ जाएगा कि आपने खाना ही खाना है, पानी से भी मसला हल हो सकता है। एक और चीज़ आपको मैं शेयर करूं, आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है तो आप गाजर साथ रख लें, अब खीरा साथ लगे। खीरा पानी पानी है, ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज, एनर्जेटिक चीज़ है। खीरा खाएं, गाजर खाएं, हाई कैलोरीज से बचें, मैदा भी खुश, आप भी खुश, हशाश बशाश, वेट भी नीचे आ रहा है। 1 महीने का आप अगर प्लान बनाना चाहते हैं तो इस तरह भी प्लान बनाया जा सकता है, मगर डॉक्टर के मशवरे से। फर्स्ट वीक, आपका पहला हफ्ता घर का सादा खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, भूख लगे तो फ्रूट और सैलेड वगैरह खा लें। मकसद यहाँ पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैंने वज़न कम करना। ये आपका हो गया पहला हफ्ता। आपका दूसरा हफ्ता, सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक की रूटीन कंटिन्यू करें। रात को हेवी खाने से बचें, पानी पी लें, दही और पानी वाली लस्सी को अपने इस्तेमाल में ले लें, या नारियल का पानी पी लें, उसको भी आप ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सेकेंड वीक भी बड़ा खूबसूरत गुजारना शुरू हो जाएगा। अब आपका तीसरा हफ्ता शुरू होता है। आधी प्लेट खाना लेना शुरू करें, सब्जी बढ़ा दें, सलाद बढ़ा दें। यहाँ है पोषण कंट्रोल करना, बैलेंस्ड प्लेट तैयार करना। ये आपका तीसरा वीक है। बॉयल एग ले लें, बॉयल चने ले लें, रोटी और राइस की मिकदार लिमिटेड कर दें। ये आपका हो गया तीसरा हफ्ता। अब चौथे हफ्ते की तरफ आते हैं। इसी हैबिट को कंटिन्यू करें और फास्ट फूड को छोड़ दें, बेकर्स आइटम को छोड़ दें। चौथे हफ्ते अपना वज़न चेक करें, इंशाल्लाह आपका वज़न कम होना शुरू हो गया होगा। याद रखिए, वज़न कम करना, इसका मेथड याद रखिएगा कि वेट लूज़ करने के लिए आपने ये ज़रूर गौर करना है कि वीकली आपका या तो आधा किलो वज़न कम हो रहा है या 1 किलो।
यानी 2, 3 या 4 केजी वज़न कम होना यह है। अगर आप 2-3 केजी पर भी हैं मंथली, आप बहुत अच्छे रूटीन पर जा रहे हैं। आखिर में ये बात बयान करता चलो, वज़न कम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। जब वज़न कम हो जाए, इसको मेंटेन रखना ये खुद एक मुश्किल काम है। आपको सब्र करना पड़ेगा, जल्दबाजी से काम ना लें। आपको कोई मुकाबले में नहीं जाना। अगर सालों में वज़न बढ़ा है तो उसको कुछ अरसा लगेगा कम होने में। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, सब अच्छा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।